नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद मुबारक। ईद आपके घरों में और सारी दुनिया में शांति ले आए, खुशहाली ले आए, हम यही अपील कर सकते हैं और यही उम्मीद कर सकते हैं। बात हो रही है ईरान के इजराइल पर अटैक की, और मजेदार बात यह है कि कल तक जो इजरायली अखबार बहुत हल्के में लिखते थे कि ईरान की मिसाइलें आईं और इंटरसेप्ट हो गईं और फला हो गया, ढिमका हो गया, उन इजरायली अखबारों में अब बड़ी बड़ी हेडलाइन पहले पन्ने पर यही है कि पूरे इजराइल में सायरन बज रहा है और ईरान की मिसाइलों का जबरदस्त असर हो रहा है। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि जो बार बार कहा जा रहा है कि ईरान की मिसाइलें खत्म हो गई, ये बेकार की बात है। ईरान ने दरअसल डॉज किया था इनको, ईरान ने धोखा दिया था बीच में मिसाइलों के नंबर्स गिराकर, ताकि इनको लगे कि ईरान के पास तो मिसाइलें खत्म हो गई। लेकिन ईरान का दावा है कि अभी भी लगातार मिसाइलें बन रही हैं, नई मिसाइलें बन रही हैं। जहां तक लॉन्चर्स का सवाल है, ईरान इस तरह के लॉन्चर्स का यूज कर रहा है जो मैदान में आकर मिसाइल लॉन्च करें और उसके बाद 10 मिनट के अंदर जाकर अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में ऐसी जगह छुप जाए जहां अमेरिका और इजराइल पहुंच नहीं पाए। तो लगातार लॉन्चर्स काम कर रहे हैं, मिसाइलें काम कर रही हैं और कल की रात इजराइल के अंदर जबरदस्त तबाही की रात रही है। अगर बहुत सारे वीडियोस नहीं है मार्केट में, अगर बहुत सारी तस्वीरें नहीं आई हैं, तो इसका सिर्फ इतना मतलब है कि इजराइल सैंक्शन करने में कामयाब रहा है, उन पत्रकारों को दबाने में, उनको हड़काने में, उनको रोकने में कामयाब रहा है कि वो तस्वीरें शाया ना करें। अब आप इजरायली अखबारों को जरा गौर से देखेंगे तो एक खबर उनमें से गायब है और वो खबर है हाइफा के ताल्लुक से। हाइफा आप जानते हैं सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है इजराइल के अंदर। इजराइल के अंदर जितनी भी ऑयल सप्लाई होती है वो हाइफा रिफाइनरी से होती है। और कल की रात हाइफा के ऊपर जबरदस्त हमले की खबरें हैं। खबर यह है कि हिजबुल्लाह और ईरान दोनों ने मिलकर हाइफा की रिफाइनरी के ऊपर हमला किया है। यह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके पहले भी हाइफा पर हमला हुआ है, लेकिन रिफाइनरी पर हमला नहीं किया गया था। यह इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको पता है कि ईरान के ऑयल डिपो पर फार्स में हमला हुआ था और जबरदस्त हमला हुआ था, नुकसान भी हुआ था। हालांकि उतना नुकसान नहीं हुआ था जितना दावा किया जा रहा है और ऑयल सप्लाई फिर से शुरू हो गई है। उसके बाद ईरान ने कहा था, पहले भी यह कह चुका था, जब खार घाटी पर हमला हुआ था और अमेरिका ने कहा था कि हमने जानबूझकर ऑयल फैसिलिटी पे हमला नहीं किया है, उस समय साफ साफ ईरान यह बात कह चुका था कि अगर हमारी ऑयल और गैस की चीजों पर हमला होगा, रिफाइनरीज पर हमला होगा, डिपोज पर हमला होगा, तो हम पूरे अरब वर्ल्ड में जितनी भी ऑयल गैस फैसिलिटीज हैं सब जला देंगे। और इस चेतावनी के बावजूद इजराइल ने हमला किया फार्स के ऊपर। अब वो नाटक चल रहा है, अमेरिका कह रहा है हमें नहीं पता था, इजराइल कह रहा है कि हां अमेरिका को नहीं पता था। कल नेतन्याहू का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी असली थी कितनी नकली, उसको लेके बहस है। उस कंट्रोवर्सी में मैं नहीं पढ़ने वाला, लेकिन उसमें जो उसने कहा कि हमने किया था, अमेरिका ने नहीं किया था, वो सिर्फ अमेरिका को बचाने के लिए था। देखिए, अमेरिका और इजराइल के बीच में कोई विवाद नहीं है, अमेरिका और इजराइल के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को नोट करके आप रख लीजिए। जब तक गजा के अंदर जेनोसाइड चलता रहा, अमेरिका और इजराइल के बीच में मतभेद है, इसकी खबरें आती रही ऐसी खबरें कि अमेरिका नहीं चाहता था लेकिन इजराइल ने कर दिया, इजराइल ने कर दिया लेकिन अमेरिका मना कर रहा था। यह सब नौटंकी है। अमेरिका में डेमोक्रेसी है, सवाल उठता है, मीडिया सवाल उठाती है, इसलिए अमेरिका ऐसे सवालों से पीछे हट जाता है। लेकिन अमेरिका का पूरा सपोर्ट था गजा में जेनोसाइड करने में, और अमेरिका का पूरा सपोर्ट था फार्स में जो हमला हुआ है ईरान की फैसिलिटी पर, उसमें। कहानी कुल मिला के ये हुई कि जब उसके बाद ईरान ने कतर और बाकी अरब मुल्कों की ऑयल और गैस फैसिलिटीज पर हमला करना शुरू किया, तो इन सारे मुल्कों में जबरदस्त नाराजगी पैदा हुई। ये सारे के सारे ट्रंप के पास पहुंचे और ट्रंप से इन्होंने कहा कि तुम हमारी गैस और पेट्रोल और ऑयल फैसिलिटीज क्यों जलवा रहे हो, और ट्रंप के ऊपर प्रेशर बनाया कि ईरान के गैस ऑयल फैसिलिटीज पर हमला करना बंद करो, वरना हमारी गैस ऑयल फैसिलिटीज जलेंगी और सारी दुनिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। नंबर 1। नंबर 2, पूरी दुनिया में गैस और ऑयल की प्राइसेस बढ़नी शुरू हो गई। मीम्स आने शुरू हो गए हैं कि अमेरिका में गैस की प्राइसेस बढ़ने से किस तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, लोग किस तरह से ट्रंप को गालियां दे रहे हैं। इसलिए इस पूरे मसले से अपना सिर हटाने के लिए ट्रंप ने यह कह दिया कि मैंने इजाजत नहीं दी थी। हकीकत यह है कि दोनों ने मिलकर हमला किया था, जैसा पहले दिन खबरों में आया था कि दोनों ने मिलकर हमला किया है।
तो अमेरिका को इससे बरी करने के लिए इजराइल कह रहा है नहीं नहीं हमने अकेले किया था और आगे हम हमला नहीं करेंगे, अमेरिका ने मना किया है इसलिए हम आगे हमला नहीं करेंगे। सच्ची बात यह है, हकीकत यह है कि अमेरिका इजराइल को इजाजत नहीं देता है, इजराइल अमेरिका को इजाजत देता है। और ट्रंप की हड्डी बचाने के लिए, क्योंकि ट्रंप के करीबी लोग इस्तीफा दे रहे हैं, ट्रंप के खिलाफ माहौल बन रहा है, नेतन्याहू ये सारे बयानात दे रहा है। लेकिन बात हो रही थी हाइफा की, तो कतर पर हमला किया, बहरीन पर हमला किया, सऊदी अरबिया के सेंटर्स पर हमला किया ईरान ने, लेकिन अभी तक इजराइल के ऊपर हमला नहीं हुआ था। इसीलिए ईरान ने कहा था कि हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है। अब हाइफा को जलाकर, हाइफा की ऑयल रिफाइनरी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाकर ईरान ने अपना बदला पूरा किया है, जो फार्स में उसके रिफाइनरी पर, उसके डिपो पर हमला करके इजराइल ने किया था, उसका बदला पूरी तरह से पूरा कर दिया है। दूसरी बात यह कि खबरें तो हैं ही कि इजराइल के पास जो इंटरसेप्टर्स हैं वो लगातार खत्म हो रहे हैं, इसीलिए एक एक करके नई मिसाइलें निकाल रहा है ईरान, जिनको रोक पाना इजराइल के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। और इजराइल के उन ठिकानों पर हमला हो रहा है जो जुड़े हुए हैं आईडीएफ से या फिर मोसाद से। तो कल की रात इजराइल के लिए बहुत भारी गुजरी है, पूरी रात सायरन बजे हैं। उधर नॉर्थ में अलग लड़ाई चल रही है और इजराइल इसको छुपाने के लिए लगातार ऐसे जर्नलिस्ट को निशाना बना रहा है जो सही खबरें दिखा रहे हैं, जो उसके सेंसर को मानने को तैयार नहीं है। गजा के बारे में आप जानते हैं, सैकड़ों सहाफियों को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो गजा की तस्वीरें सारी दुनिया के सामने पहुंचा रहे थे। अभी क्या हो रहा है उसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। रशियन टाइम्स के एक पत्रकार हैं, उन पत्रकार का निशाना बनाया गया, उन पत्रकार पर सीधा हमला किया गया और यह हमला सारी दुनिया के सामने दर्ज हुआ क्योंकि उस समय वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, ऑन कैमरा थे, जब उनके ऊपर, उनके पास इजराइल की मिसाइल आकर गिरी। किसी तरह से वो बच गए हैं। उसके बाद इजराइल कह रहा है गलती से लग गई, हमने जानबूझकर उस पत्रकार को नहीं मारा था। और उस पत्रकार का कहना है, जो रशियन टाइम के पत्रकार हैं, उनका कहना है कि जानबूझकर मुझे निशाना बनाया गया क्योंकि लेबनान में इजराइल जो करतूतें कर रहा है, सिविलियंस की बिल्डिंग जिस तरह से गिरा रहा है, मैं उसको पब्लिकली दिखा रहा था। आप समझ सकते हैं कि इजराइल किस तरह का देश है। वो खुद को डेमोक्रेसी कहता है और पत्रकारों के ऊपर सीधा हमला करता है। आज भी गजा के अंदर इंटरनेशनल पत्रकारों को जाने की इजाजत नहीं है। आज भी, कल मैंने आपको खबर दी थी कि कई पत्रकारों के ऊपर इजराइल के अंदर हमला हुआ है, जिसमें एक बड़े पत्रकार का हाथ टूट गया था। और ये सारी गलती इन लोगों की ये थी कि इजराइल में ईरान के हमलों से जो नुकसान हो रहा है उसको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि इजराइल में जो नुकसान हो रहा है वो बहुत ज्यादा बाहर निकलकर नहीं आ पा रहा है। वरना जो वहां के लोग लिख रहे हैं, वहां के अपने लोगों का ट्वीट आ रहा है जो इस समय इजराइल में है, उसको देख के समझ में आ रहा है कि हफ्तों से इजरायली सो नहीं पाए हैं, लगातार सायरन बज रहे हैं और लगातार इजराइल के जरूरी ठिकानों पर सीधे सीधे ईरान हमला कर रहा है। और इस बार हमले बिल्कुल जमीन तक पहुंच रहे हैं और इजराइल को जबरदस्त नुकसान हुआ है। माली नुकसान भी बहुत ज्यादा है। रोज मिलियंस ऑफ डॉलर बर्बाद हो रहे हैं इजराइल के, और इजराइल जैसे छोटे मुल्क के लिए इसके बाद, जंग खत्म होने के बाद, अपनी इकॉनमी को संभालना आसान नहीं होगा। अमेरिका है जो खुद डूब रहा है, अब डूबने के बावजूद इनको पैसा निकाल के दे दे, बात अलग है। अदरवाइज अगर अपने दम पर लड़ना होता तो पिछली बार की तरह 11 दिन में इनकी हालत खराब हो गई होती और कम टाइम में हालत खराब हुई होती और इकॉनमी इनकी पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती। इसीलिए तो अमेरिका में सवाल उठ रहा है ना कि इजराइल की लड़ाई हम कब तक लड़ते रहेंगे, इजराइल के चक्कर में अपनी इकॉनमी का सत्यानाश हम कब तक करते रहेंगे। हिजबुल्लाह का मैंने कल भी आपको बताया था, आज भी बता रहा हूं कि वो भी लड़ाई बहुत फियर्स चल रही है। किरियात शिमोना में बताया जा रहा है कि जिस तरह के हमले किए हैं हिजबुल्लाह ने, भारी नुकसान पहुंचा है इजराइल को और वहां के नागरिक अपना इलाका छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। मिसाइलों का अगर देखें, छोड़ दें तो ड्रोन्स की अगर बात करें तो अमेरिका तक जाने कैसे ड्रोन पहुंच गए, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। दरअसल जिस इलाके में रूबियो रहता है और पीटर हेग्सेथ रहता है, वहां कहा जा रहा है कि आसमान में ड्रोन देखे गए जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। अब बहुत सारी थ्योरी चल रही हैं। कोई कह रहा है कि वो अमेरिकन ड्रोन ही थे, गलती से पहुंच गए थे। कोई कह रहा है ईरान के ड्रोन थे। मुझे नहीं लगता कि ईरान के ड्रोन अभी तक अमेरिका पहुंचे होंगे, लेकिन फिर भी अगर पीटर हेग्सेथ और मार्को रूबियो के घरों के ऊपर ड्रोन्स हैं तो यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बड़ा सवाल क्यों खड़ा करता है? क्योंकि ईरान लगातार इस बात को कह रहा है कि इजराइल फॉल्स फ्लैग कर सकता है।
ईरान का साफ साफ बयान आया है कि सऊदी अरबिया के आर्मको पर हम कोई हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन इजराइल और अमेरिका फॉल्स फ्लैग हमला कर सकते हैं ताकि सऊदी अरबिया को जंग में ढकेला जा सके। और उसने सऊदी अरबिया से कहा है कि इस बात के लिए सावधान रहिए कि आपके ऊपर फॉल्स फ्लैग का हमला हो सकता है। कहीं ये फॉल्स फ्लैग, ये जो ड्रोन्स गए हुए हैं, ये इजराइल ने ही तो नहीं भेजे थे अमेरिका को और डराने के लिए, या अमेरिका के अंदर ये माहौल बनाने के लिए कि ईरान अमेरिका तक पहुंच सकता है। क्योंकि जो कैंट हो या बाकी सारे लोग वो यही कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं है। तो इजराइल के लिए यह जरूरी है कि इस बात को स्थापित करे, इस बात को तय करे कि ईरान अमेरिका के लिए खतरा है, लोगों के अंदर ये मैसेज पहुंचाए। तो ये ड्रोन्स जो पहुंचे हैं, अगर ये शोर मचेगा कि ये ड्रोन्स ईरान से आए हैं, तो अमेरिका के लोगों को इस बात का भरोसा होगा कि ईरान तो अमेरिका तक आ सकता है, ईरान अमेरिका के लिए भी खतरा हो सकता है और ट्रंप के लिए आसानी होगी। इसलिए ये ड्रोन कहीं कोई फॉल्स फ्लैग तो नहीं है, ये सवालिया निशान खड़ा है यहां पर, और यह सॉल्व कभी नहीं होगा क्योंकि अमेरिका जांच करेगा नहीं, कोई और बताएगा नहीं। लेकिन इस तरह के खेल में, फॉल्स फ्लैग करने में इजराइल बहुत माहिर है, पहले भी उसने इस तरह की बहुत सारी घटनाएं की हैं। अब जब सऊदी अरबिया का मामला आया है तो एक बहुत मजेदार बात उठी है। सऊदी अरबिया के विदेश मंत्री का एक बयान आया कि अगर हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो पाकिस्तान के साथ जो हमारी ट्रीटी हुई है उसको हम एक्टिवेट करेंगे। आप जानते हैं पाकिस्तान के साथ उनकी ट्रीटी क्या है। पाकिस्तान के साथ ट्रीटी यह है कि अगर कोई एक जंग में जाता है तो दूसरा अपने आप जंग में शामिल हो जाएगा। और देखिए, पाकिस्तान गरीब मुल्क हो सकता है लेकिन उसके पास एटॉमिक पावर है, इसलिए उसकी अपनी इज्जत है। अगर केवल इस्लामिक मुल्कों की बात करें तो वो इकलौता इस्लामिक मुल्क है जिसके पास एटॉमिक पावर है, और इसी वजह से सऊदी अरबिया ने उसके साथ समझौता किया है। अब आप फर्ज कीजिए कि सऊदी अरबिया ईरान के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत कर देता है, मान लीजिए, और पाकिस्तान से कहता है कि तुम भी इस लड़ाई में शामिल हो जाओ और ईरान के ऊपर अटैक करना शुरू करो। तब हालात क्या होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जंग में जाना चाहेगा? और अगर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जंग में जाना चाहेगा तो पाकिस्तान की आवाम क्या करेगी? क्योंकि सिर्फ इतना नहीं है कि पाकिस्तान में शियों की एक बड़ी संख्या है। पाकिस्तान का मुसलमान, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो, इस समय बड़ी संख्या में ईरान और फलस्तीन के लिए सड़क पर आया है। उधर इमरान खान जेल में पड़े हैं, जिनको फलस्तीन का बड़ा समर्थक और इजराइल का बड़ा विरोधी माना जाता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान वाकई, मैं नहीं जानता, मैं ये जानता हूं कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भी मेरा वीडियो देखते हैं, लेकिन ऐसे में मान लीजिए सऊदी अरबिया पाकिस्तान को जंग में खींचता है और पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जंग शुरू करता है, तो क्या पाकिस्तान की आवाम अपनी सरकार के साथ खड़ी होगी या फिर उसके खिलाफ हो जाएगी? और पाकिस्तान में बहुत दिनों से जो ये बात चल रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आवाम सड़क पर आए, शरीफ साहब को अपनी तशरीफ देश के बाहर ले जानी पड़े और इमरान साहब जेल से आजाद होकर नए लीडर बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये बात ईरान पे जंग के बहाने पूरी हो जाए। दूसरी बात कि पाकिस्तान जो प्यार से डिप्लोमेसी खेल रहा है, सबके करीब है, अमेरिका के भी करीब है, सऊदी के भी करीब है, ईरान के भी बारे में लगातार अच्छे अच्छे बयान देता है। जब ईरान पर अटैक हुआ था, आयतुल्लाह खामनेई साहब को मारा गया था, तो उसने बाकायदा इस बात की मजम्मत की थी। उधर आप देखते हैं चाइना के भी बहुत करीब है। क्या इस जंग में उतरकर, जिस जंग में चाइना सीधे सीधे ईरान के साथ है, वो चाइना को दुश्मन बना पाएगा? और खास तौर पे तब जब ईरान से लगने वाली जो सीमा है बलूचों की, जिसको बलूचिस्तान बनाने की मांग की जा रही है, वहां पर चाइना का जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। और उस सीमा पर, उस बॉर्डर पर जंग शुरू होने का मतलब है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट को खतरा पहुंचेगा। ईरान का दुश्मन होने का मतलब है इस समय चाइना का भी दुश्मन बन जाना। क्या पाकिस्तान सऊदी अरबिया के लिए ईरान और चाइना दोनों से दुश्मनी लेगा? यह एक इतना बड़ा सवाल है कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का जो करार हुआ है, वो करार इसी बात पर टूट सकता है। मुझे जितनी मेरी समझ है, मुझे नहीं लगता कि आसिम मुनीर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। शहबाज शरीफ का नाम मैं नहीं ले रहा क्योंकि वो नाम के बस हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, उनको कटोरा लेके भेजा जाता है बाहर से लोन इकट्ठा करने के लिए। पाकिस्तान को चला तो आसिम मुनीर ही रहा है, ये तो हम सब जानते हैं। तो आसिम मुनीर ऐसी बेवकूफी करेंगे कि चाइना को अपना दुश्मन बना लें, कम से कम मुझे नहीं लगता। और ईरान के साथ वार में जाकर देश के अंदर आवाम को परेशान करेंगे, आवाम को नाराज करेंगे, आवाम सड़क पर आएगी तो उसको बर्दाश्त करेंगे।
ये मुझे नहीं लगता कि आसिम मुनीर करेंगे। अगर यहां बैठ के मुझे पता है या दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को पता है कि पाकिस्तान की आवाम ईरान के साथ खड़ी है, तो आसिम मुनीर को भी यह बात पता होगी। और दरअसल सऊदी अरबिया के अंदर भी अवाम का एक बड़ा हिस्सा मुमकिन है कि ईरान के साथ खड़ा हो, इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा ना हो। इसलिए अगर ये जंग में जाने की सोचते हैं तो सारी जो शतरंज की इन्होंने शतरंज के प्यादे बिठाए हुए हैं, सारी चालें सेट की हुई हैं, वो सारी चालें डिस्टर्ब हो सकती हैं। प्यादे वजीर बन सकते हैं और वजीर शहीद हो सकते हैं अगर इस समय गल्फ कंट्रीज जाएंगी ईरान के खिलाफ जंग में। मैं कोशिश करूंगा कभी शिया सुन्नी एंगल पर, मैं उसमें पढ़ता नहीं हूं, बात करूं, लेकिन इस समय दुनिया के जो हालात हैं, मुझे नहीं लगता है कि शिया और सुन्नी डिवीजन्स इतने ज्यादा रह गए हैं। जो मुझे दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान में रहते हुए कि शिया हो चाहे सुन्नी हो और चाहे हक पसंद हिंदू हो, सारे के सारे ईरान के साथ खड़े हैं। अरब मुल्क, पैसा भले इनके पास हो, ताकत भले इनके पास हो, लेकिन उनकी इमेज यही बनी है कि वो कुल मिला जुलाकर अमेरिका और इजराइल का ही साथ देते हैं। इसीलिए सऊदी अरबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बयान जरूर दिया, लेकिन इस बयान को वो अमली जामा पहना पाएंगे, इस बात पर शक उनको भी होगा और इस बात पर शक मुझे भी है, मेरे जैसे तमाम लोगों को भी है। इसलिए फिलहाल मैं ये नहीं देख पा रहा कि अरब कंट्रीज ईरान के खिलाफ जंग में जा रही हैं। कल क्या होगा ये मैं नहीं जानता। एक बड़ा डेवलपमेंट ये आया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर सब परेशान है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से ऑयल और गैस की प्रॉब्लम यूरोप में बढ़ गई है। तो कई यूरोपीय कंट्रीज, जापान और कनाडा ने एक संयुक्त बयान जारी किया है कि होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है वहां से सुरक्षित जहाजें निकल जाएं, इसके लिए वो मिलजुल के कोशिश करेंगे। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, जापान और कनाडा हैं। इनका कहना है कि ये अमेरिका की मदद करेंगे कि वहां से जहाजें निकल जाएं। अब इस मदद का मतलब अपनी आर्मी भेजना है, अपनी नेवी भेजना है या केवल डिप्लोमेटिक मदद करना है, ये आगे देखना होगा। अगर ये अपनी आर्मी भेजते हैं तो समझिए कि दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार में घुस चुकी है। इनकी आर्मी भेजने का मतलब यह है कि फिर आपको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास चाइना की भी आर्मी दिख सकती है, रशिया की भी आर्मी दिख सकती है। और सबसे जरूरी बात मैं बता दूं, ताइवान में जो संकट शुरू हुआ, ये सब तेल वेल की कमी आई, तो ताइवान के अंदर अचानक तेल की कमी आ गई। ताइवान में तेल नहीं पहुंच पा रहा, गैस नहीं पहुंच पा रहा। तो चाइना का बयान ये आया है कि हमारे साथ प्यार से मिल जाए ताइवान, चाइना का हिस्सा बन जाए, तो हमारे पास इतना गैस और तेल है कि हम ताइवान की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। नोट कीजिए, मैंने पहले भी बताया है कि 2027 की डेडलाइन बनाई है चाइना ने ताइवान पर कब्जे की। तो चाइना ने ताइवान को अपने मुल्क का हिस्सा बनाने का पूरा प्लान बना लिया है। उसको चारों तरफ से घेरा जा रहा है, समुद्री जहाजों से, हवाई जहाजों से, और अमेरिका चाह कर भी वहां पे हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। तो अगर ये यूरोपियन मुल्क वाकई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तरफ अपनी आर्मी भेजेंगे, अपनी नेवी भेजेंगे, तो लिख के ले लीजिए कि थर्ड वर्ल्ड वार डिक्लेयर भले ना हो, वो शुरू हो जाएगा, जो चाइना से लेकर यूक्रेन से लेकर ईरान और सारी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगा। और इसका नतीजा क्या होगा ये बता पाना तो लगभग नामुमकिन है। तो अभी के ये हालात हैं। कल ईद है, ईद पर हमारा भी ऑफिस बंद होगा, इसलिए कल कोई वीडियो नहीं आएगा। अब परसों आपसे मुलाकात होगी। अच्छी तरह से ईद मनाइए, किसी भी तरह के तनाव और बवाल से बचिए। अपनी दुआओं में ईरान को, फलस्तीन को और दुनिया भर के हक पसंद लोगों को रखिए और उम्मीद कीजिए कि जो शैतान है उसको भी थोड़ा सा दिल मिले, जो शैतान है उसको भी थोड़ा सा दिमाग मिले, और ये जो जंग शुरू की गई है ये जंग जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। इन्हीं दुआओं के साथ आज मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।